अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द अरीज़ केमिस्ट्री स्पेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, डेट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरी वीडियो का मज़ा उठाइए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को समझेंगे बहुत डिटेल में जाके। देन और उसके बाद चैप्टर ये देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हम लोग कैसे किसी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और आखिर में उनकी कुछ सॉल्व प्रॉब्लम और ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी सॉरी, इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसमें दो अपोजिट फोर्सेस या दो अपोजिट एक्शंस एक दूसरे के बराबर हों तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम समझते हैं कि ये दो बच्चों का वज़न एक दूसरे के बराबर है, यानी इसका भी 50 पाउंड, इसका भी 50 पाउंड। जितना जितनी फोर्स डाउनवर्ड में ये लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये लगा रहा है। जब दोनों अपोजिट फोर्सेस बराबर हैं इसका मतलब ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने टग ऑफ वॉर का नाम तो सुना होगा। अब अगर यहाँ क्या हो, दोनों तरफ एक जितने लोग हों और एक जितनी ही ताकत रखते हों तो क्या होगा ना, ये जो बीच का सेंटर है, या ये मैं कहूँ ना, लोग इधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे, बल्कि एक ही इसमें खड़े रहेंगे और खींचते रहेंगे। तो ये है एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम की। तो अब ये हम समझ लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड नंबर टू इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसा इक्विलिब्रियम जो किसी स्टेशनरी बॉडी में पाया जाए। जैसे कि मैं इस इंसान की बात करता हूँ। ये इंसान जो है दिखने में तो खड़ा हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूसली डाउनवर्ड फोर्स जनरेट कर रहा है, और जो सरफेस है वो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स जनरेट कर रहा है। तो देखिएगा ज़रा, दो अपोजिट फोर्सेस आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन चूंकि ये स्टेशनरी बॉडी है, तो जो इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ स्टेशनरी बॉडी में उसे हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं बात करता हूँ डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जो किसी मूविंग बॉडी में पाया जाए। जैसे कि इन मोहतरमा की हम बात कर लेते हैं। ये मोहतरमा क्या करना चाह रही है, आगे ट्रेडमिल पे भाग आगे जाना चाह रही हैं और ट्रेडमिल इनको धक्का दे के पीछे जाना चाह रहा है, लेकिन चूंकि दोनों का रेट बराबर है, यानी दोनों ये जितना तेज़ी से ये आगे जा रही है उतनी तेज़ी ट्रेडमिल इनको पीछे लेके जा रही है। इसी वजह से ये एक ही स्टेट में खड़ी हैं, यानी ना आगे जा रही हैं और ना पीछे जा रही हैं। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो असल में डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक टाइप है, जो यानी कि जिसके अंदर कंटिन्यूस मोशन हो रहा होता है। चलो आज देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शन ऐसा डायनेमिक प्रोसेस है जो कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन रखता है, ऐसा रिएक्शन जो कि आगे जा रहा हो, जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में, और रिवर्स रिएक्शन इन विच अ प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट्स। यानी जिसमें रिवर्स रिएक्शन हो, जिसमें प्रोडक्ट्स वापस कहाँ कन्वर्ट हो रहे होंगे, रिएक्टेंट्स में। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड एट इक्वल रेट्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हमने अभी पिछले भी देखा मोहतरमा की एग्जांपल कि वो आगे जाना चाह रही थी और वो ट्रेडमिल उनको पीछे ले जाना चाह रही थी, इसका मतलब रेट इक्वल था तो इक्विलिब्रियम आएगा। इसी तरह इस केमिकल इक्विलिब्रियम में भी जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बराबर होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी रिवर्स रिएक्शन के, तभी वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आइए चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। ये अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक टैंक है जिसमें पानी है और दूसरा टैंक है जो बिल्कुल खाली है। तो हम लोग इक्वल रेट से दोनों से पानी ट्रांसफ़र करेंगे। और चलिए देखते हैं कैसे। अब मैं इस ऐसे देखते हैं कैसे मैं इसको
रिएक्टेंट कह रहा हूँ और इसको कह रहा हूँ प्रोडक्ट, यानी इनिशियली जो भी प्रेजेंट होगा उसे रिएक्टेंट और दूसरे वाले को प्रोडक्ट। अब देखें यहाँ पर प्रोडक्ट से कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ और रिएक्शन हमारा शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ेगा यानी प्रोडक्ट बढ़ना शुरू होगा तो प्रोडक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। जरा गौर करिए अब। और आहिस्ता 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 क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर ये दोनों ना बराबर होने लग गए हैं और ये बिल्कुल बराबर हो गए मेरे भाई। ये यहाँ पर बराबर हो चुके हैं, यानी जितना पानी यहाँ से निकाल रहा हूँ उतना वहाँ पे वापस भी आ रहा है। तो अब यहाँ कंडीशन जो है ना वो चेंज कर लेते हैं कि हमने एक बीकर छोटा ले लिया और एक बीकर बड़ा ले लिया। तो अब देखते हैं यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो यानी पानी का लेवल कम है और यहाँ पर प्रोडक्ट की लेवल ज़्यादा है इक्विलिब्रियम पर। इसका मतलब रिएक्टेंट चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर असर पड़ रहा है। अब यहाँ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी एग्जिस्ट इन अ क्लोज सिस्टम, neither reactant nor product can enter और लीव द सिस्टम। ये बात याद रखिएगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम हम अटेन करना चाह रहे हैं वो हमेशा एक क्लोज सिस्टम में होगा और ना ही रिएक्टेंट और ना प्रोडक्ट उस सिस्टम से बाहर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। ये बात याद रखें, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो दोनों कांस्टेंट होंगी। अब यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग ये समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है। सेम का मतलब ये होता है कि अगर 0.5 रिएक्टेंट है तो 0.5 ही प्रोडक्ट होगी, और ये कॉन्सेप्ट गलत है। बल्कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। क्या मतलब, अगर मान लीजिए 0.5 इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और वन मोलर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो ये थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम प्रोसेस यानी इक्विलिब्रियम कंटिन्यू रहेगा और ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, यानी ना बढ़ेगी ना कम होगी। ये मतलब है इसका। अगला पॉइंट देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स। अभी हमने वीडियो में देखा नाज़रीन कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रेट्स यानी स्पीड बराबर होगी। ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इसी तरह कम भी नहीं होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, इक्विलिब्रियम कैन अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, हम लोग कहीं से भी अपना प्रोसेस शुरू कर लें हमें इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे मिलेगा। यानी अगर हमने रिएक्टेंट लेफ्ट साइड से शुरू किया है तो तब भी उसी पॉइंट पे आएगा, अगर राइट साइड से शुरू करेंगे तब भी उसी पॉइंट पे आएगा। An equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature। क्या मतलब, वो इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होता है कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से तो वो अपने आप को दोबारा से स्टेबल करेगा अंडर द गिवन कंडीशन। जो भी कंसंट्रेशन या जो भी प्रेशर या जो भी टेम्परेचर होगा। चले आए, हमने ये तो पढ़ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। अब ये पढ़ लेते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स जो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे जो हमारे राइट हैंड साइड पे हैं। और रिवर्स यानी उल्टे रिएक्शन में क्या होगा, वही प्रोडक्ट जो बने हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। और इट ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड राइट टू लेफ्ट, ये हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। या मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि ये प्रोसीड होता है लेफ्ट से राइट की तरफ और ये प्रोसीड होता है राइट से लेफ्ट की तरफ। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है लेकिन आखिर में स्लो हो जाता है, और रिवर्स रिएक्शन शुरू में बहुत स्लो होता है और आखिर में बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा था कि शुरू में क्या हो रहा था, रिएक्टेंट वाली साइड से पानी फटाफट जाके जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट साइड पे जा रहा था और प्रोडक्ट वाली साइड पे तो पानी था ही नहीं, तो पहली मरतबा तो पानी गया ही नहीं।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा। जैसे ही वहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो क्या हुआ था, पानी की जो वाटर की स्पीड थी, यानी जो ट्रांसफ़र रेट ऑफ ट्रांसफ़र था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आइए अब इसको जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ से समझते हैं। पहला जो ग्राफ है वो है रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट वर्सेस टाइम। इनिशियली अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा, और रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू में बहुत कम होगा। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो आहिस्ता 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 कम होता रहेगा और एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। और रिवर्स रिएक्शन का रेट आहिस्ता 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 बढ़ेगा और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो दोनों का रेट एक ही जगह आके कांस्टेंट होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो। दूसरा ग्राफ जो है वो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की तो बना ही नहीं है, कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्टेंट कम होता रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी और एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखिए रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जब भी तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, हमें एक और कंडीशन देखने को मिलती है कि ऐसा हो कि रिएक्टर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो और फिर कांस्टेंट हो जाए, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बने या थोड़ी सी फॉर्म हो और फिर कांस्टेंट हो जाए। ये दोनों हमें ग्राफ किस में मिलते हैं, इक्विलिब्रियम के उसमें मिलते हैं। एक तरह से हमने देखा कि क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम का ग्राफ, कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, और उसकी दोनों कंडीशंस। आइए इसको कुछ ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन, एक इक्वेशन है जिसमें क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और फॉस्जीन बना रहा है। अच्छा, इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो है -108 किलो जूल। माइनस का मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, एक्सोथर्मिक कैसे पहचाने, यानी हीट रिलीज हो रही है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम क्या करते हैं, जब भी हम लाइमस्टोन को यानी चूने के पत्थर को पानी में डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, वो हीट रिलीज होनी शुरू हो जाती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये भी उसी तरह का एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं जिसमें पहला ग्राफ हमारे पास ये है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके फॉस्जीन बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। यहाँ जनरेट हो गया इक्विलिब्रियम, यहाँ स्टैब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम। अब यहाँ जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, एकदम हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन में स्पाइक देखने को मिलता है। अच्छा, स्पाइक का मतलब ये देखें, या तो क्या हो, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर हमें पॉजिटिव स्पाइक देखने को मिले, ऊपर की तरफ देखने को मिले, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आ रहा है। अच्छा, यहाँ और तो कोई स्पाइक देखने को नहीं मिला, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड में स्पाइक था, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। फिर क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और दोबारा से एक नई पोजीशन पे जाके क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा। अब ये देखें, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था और इस कंडीशन में था, अब जो एक नई ये फॉस्जीन की एक नई वैल्यू आ गई है, एक नई कंसंट्रेशन यहाँ आ गई है इक्विलिब्रियम पर, और ये इसकी एक नई कंसंट्रेशन आ गई है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम ने अपने आप को रीस्टैब्लिश किया है अंडर द गिवन कंडीशन। और ये कंडीशन क्या थी कि हम लोगों ने सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया था। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिसमें हमें देखने को वही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और फॉस्जीन की रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। अब यहाँ आके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, लेकिन हमें फिर से स्पाइक देखने को मिलती है, लेकिन हमें स्पाइक इस मरतबा एक में नहीं बल्कि तीनों में देखने को मिल रही है। यानी इसमें भी स्पाइक है, इसमें भी स्पाइक आया और इसमें भी स्पाइक आया, तीनों पॉजिटिव आया, यानी तीनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं, ये तो कर सकते हैं कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को और ऐड कर दें, हम फॉस्जीन कैसे ऐड करें? इसका मतलब यहाँ कुछ और हुआ है, यहाँ कंसंट्रेशन ऐड नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर या तो प्रेशर बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज हुआ है, या वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया गया है।
जिससे क्या हुआ, तीनों में हमें एक साथ स्पाइक मिले। या आसान ज़बान में एक यहाँ भी निशानी लगा लें या पहचान रख लें कि जब भी हमें तीनों चीज़ों में यानी रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में, या मैं कहूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में स्पाइक देखने को मिले, पॉजिटिव स्पाइक देखने को मिले, तो आप हमेशा कहेंगे कि यहाँ पर प्रेशर चेंज आया है। पॉजिटिव स्पाइक आएगा तो आप कहेंगे कि सब में पॉजिटिव स्पाइक आएगा तो आप कहेंगे कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है। अगर सब में नेगेटिव स्पाइक आएगा तो आप कहेंगे कि इसमें प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये है, इसमें क्या हुआ है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही थी, इसका मतलब यहाँ पहले से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश था। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एकदम कंसंट्रेशन फिर डिक्रीज होनी शुरू हो गई और यहाँ देखिए क्लोरीन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी शुरू हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, यानी अभी तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में था, एकदम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज यानी और मजीद फॉरवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो चुका है। और ये देखें इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब कोई तो ऐसी फेवरेबल कंडीशन हुई होगी इसके साथ जो ये मजीद फॉरवर्ड रिएक्शन में आ गया। तो आप गौर करें वापस इंथैल्पी पे चेंज पे, यहाँ क्या था, नेगेटिव यानी हीट रिलीज हो रही है। अगर मैं क्या करूँ, किसी तरह टेम्परेचर को कम कर दूं यानी इसकी फेवरेबल कंडीशन में आ जाऊं, ये हीट रिलीज कर रहा है तो उसको हीट रिलीज करने दूं, टेम्परेचर कम कर दूं, तो क्या होगा कि हमारा रिएक्शन मज़ीद फॉरवर्ड हो जाएगा, मज़ीद फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। यानी एक तो टेम्परेचर था जो वो खुद मेंटेन कर रहा था, मैंने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर डिक्रीज़ करा ताकि क्या हो, उसके और फेवरेबल कंडीशन में आ जाए। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन और डिक्रीज हुई यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया है। तो ये जो एग्जांपल थी ये थी चेंज इन टेम्परेचर। तो पहली जो एग्जांपल थी वो थी चेंज इन कंसंट्रेशन, दूसरी एग्जांपल क्या थी, दूसरी जो हमारा ग्राफ था ये तीनों में स्पाइक देखने को मिला, ये था चेंज इन प्रेशर। और तीसरा था वो ये वाली जो एग्जांपल थी ये थी चेंज इन टेम्परेचर की। चलें एक और एग्जांपल है, इसको आप खुद से ट्राई करें, पॉज करें और ट्राई करें, खुद से इसको पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें, उसके बाद हम इसको करेंगे। कर लिया है, क्या आपने कर लिया है? चलें इसको देखते हैं। रिएक्शन वही है, क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से और फॉस्जीन बना रहा है, वही रिएक्शन है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है। यहाँ पर स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पर है, अचानक ही क्या होता है कि ये वापस क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, इसका मतलब ये तो वापस आ रहा है यानी रिवर्स रिएक्शन हुआ। और फॉस्जीन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब ये तो वापस जा रहा है यानी प्रोडक्ट टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। और हमने याद करें पिछले उसमें हमने क्या देखा था, पिछले उसमें ये थोड़ा उल्टा था, ये देखिएगा यहाँ पर देखें, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर था और कंसंट्रेशन मोनोऑक्साइड की और क्लोरीन की कम हो रही थी यानी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था। यहाँ इसका उल्टा है यानी क्लोरीन इंक्रीज कर रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, मोनोऑक्साइड यानी रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। वहाँ था टेम्परेचर मैंने डिक्रीज किया था, तो इसका फेवरेबल रिएक्शन क्या हो, अगर ये भी हीट रिलीज करे और मैं भी हीट उसको एनर्जी दे दूँ तो ये इसकी कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी और ये रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो, यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। चलें अब यहाँ जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो अंडर गिवन कंडीशन इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ हमें स्पाइक देखने को मिली और स्पाइक सिर्फ एक ही जगह कार्बन मोनोऑक्साइड में। अच्छा याद करें हमारे पास जो पिछली स्पाइक थी वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड में थी। अच्छा वो पॉजिटिव में थी, वो किस वजह से थी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन के उस पर थी। तो यहाँ पर लेकिन मसला क्या हुआ है, नेगेटिव स्पाइक है, इसका मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये हम कैसे पहचाने रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है कि भाई अगर मैं क्या करूं, जिस तरफ मैं प्रेशर को कम करूंगा यानी दबाव कम करूंगा, रिएक्शन उसी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही है ना कि अगर मैं एक तराजू के अंदर दोनों पैन को डिसबैलेंस कर देता हूं तो जिस तरफ वज़न कम होगा उस तरफ मुझे वेट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी यही मिसाल है कि जहाँ पर प्रेशर कम होगा या जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी उसी तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड पे कम होती है
तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड पे कम होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की इस टाइम पे कंसंट्रेशन को यहाँ क्या कर दिया, कम हो कर दिया। इसकी वजह से रिएक्शन वापस बैकवर्ड आ गया। अब दोबारा से ये इस अंडर गिवन कंडीशन अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है। फिर क्या देखने को मिलता है, हमें फिर से स्पाइक देखने को मिलती है, लेकिन इस बार हमें तीनों में स्पाइक देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा, बिल्कुल सही समझे आप। इसका मतलब प्रेशर में चेंज है, तीनों में स्पाइक का मतलब प्रेशर में चेंज। अच्छा, यहाँ थोड़ा उल्टा कंडीशन लिखा है, यहाँ थी पॉजिटिव स्पाइक्स, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज किया था। अब देखिए यहाँ क्या है, नेगेटिव स्पाइक, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहली वाली जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, प्रेशर चेंज। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन चेंज। और तीसरी वाली कंडीशन क्या है, चेंज इन प्रेशर। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। पॉज करें, ट्राई करें, पॉज करें, ट्राई करें। कर लिया, कर लिया। चलें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें वही गिवन, जैसे हमने पिछला देखा था कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, इधर भी इक्विलिब्रियम जनरेट हो चुका है सब जगह पे। अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। अब उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, स्पाइक देखने को मिलती है। स्पाइक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यानी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अब पॉजिटिव स्पाइक है, इसका मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। तो आगे, तो ये वाली कंडीशन किस चीज़ की है मेरे मेरे बच्चों, ये वाली कंडीशन है चेंज इन कंसंट्रेशन की। फिर आगे रीस्टैब्लिश होता है, रीस्टैब्लिश होने के बाद फिर हमें तीनों में स्पाइक देखने को मिलती है। देखें तीनों में स्पाइक देखने को मिल रही है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेशर चेंज हुआ है। अच्छा, प्रेशर चेंज क्या हुआ है, तीनों में पॉजिटिव स्पाइक है, इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ है। अब देखें दोबारा से रीस्टैब्लिश कर लेता है अपने आप को, जैसी कंडीशन चेंज होगी बार बार अपने आप को रीस्टैब्लिश कर रहा है। उसके बाद फिर हमें क्या मिलता है, फिर हमें ये जो NH3 है, NH3 की वैल्यू डिक्रीज होती हुई दिख रही है और N2 की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है और H2 की वैल्यू क्या हो रही है, वापस इंक्रीज हो रही। इसका मतलब कि ऐसा हुआ, इसका मूड ख़राब हो गया है, ये वापस जाना शुरू हो गया है। तो हमने कोई तो ऐसी इसकी नाराज़गी वाली बात कर दी है जिससे ये वापस जा रहा है। अच्छा, क्या बात हुई होगी, ज़रा गौर करें, यहाँ पर है नेगेटिव साइन। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करता हूँ तो ये तो इसकी पसंदीदा कंडीशन होगी कि मैं एनर्जी दे रहा हूँ, वो मेरी बात सुन रहा है, यानी मैं बोलता जा रहा हूँ और मेरी बात सुनता जा रहा है। अगर मैं भी बोलना शुरू कर दूँ, वो भी बोलना शुरू कर दे, तो क्या होगा, वो नाराज़ होकर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो ये तो दोनों हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी हो जाएगी अनफेवरेबल कंडीशन और ये वापस रिवर्स चला जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या हुआ है, रिवर्स का मकसद यही है कि यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर चेंज ये हुआ है कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया है और उनका फेवरेबल कंडीशन ले आए हैं। तो ज़रा देखते हैं, पहले में चेंज इन कंसंट्रेशन हुई, दूसरे में चेंज इन प्रेशर हुआ और तीसरे के अंदर चेंज इन टेम्परेचर हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।